एक टहरी किसी पतवार बन सकती है और एक चिंगारी किसी मंगार बन सकती है। जो रौंदी गई सदा बेकार समझकर वो मिट्टी किसी मीनार बन सकती है। अंग्रेजी में कहावत है, ए मैन दैट डज नॉट ऑनर हिज पास्ट हैज नो फ्यूचर। एक व्यक्ति जो अपने बुजुर्गों या अपने बुजुर्गों की विरासत को याद नहीं रखता है, उसका भविष्य उसका भी कोई उसे याद करने वाले नहीं होते हैं। मैं लगभग 14 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। प्रथम यात्रा हमारी इंग्लैंड से शुरू होकर के फिर ग्रीस, यूनान, जो प्लेटो और एरिस्टोटल सुकरात के स्थान रहे हैं, सोवियत रूस जो 1917 की विश्व की पहली क्रांति का जो अगुआ रहा है, वहाँ जाने मिला है। म्यांमार है, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भूटान और ऐसे तमाम देशों में जाने का मौका मिला है। और वहाँ पर हमें वहीं देश के सर्वोच्च लोगों का, जैसे मैं लंका गया तो वहाँ की प्रथम राष्ट्रपति महिला विश्व की कहलाती भंडार नायकी, वो सम्मान मिला। इस तरह जब मैं भूटान गया कि वहाँ के बुद्ध जो माने जाते हैं, द्वितीय बुद्ध जिन्हें कहते हैं, तो उनके नाम पर सम्मान मिला। स्वच्छता के दृष्टिकोण में भारत सबसे नीचे है। मैं जिस देश में जाता हूँ वहाँ कहीं कूड़े का ढेर, कागज का टुकड़ा, कहीं वहाँ पर कहीं कोई गंदगी नाम का निशान ही नहीं मिलता है। ये लगता है बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ कोई चीज़ नहीं। और भारत में आते हर कदम कदम पे यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे होंगे, गंदगी मिलेगी। और मतलब ये तो हमें दुनिया के हर देश में जहाँ गया यहाँ सफाई सबसे ज़्यादा मिलती। ये विश्व गुरु कहने वाले जो हैं यहाँ के भारत के लोग हैं, वहाँ यात्रा करने जाते हैं, यही देख के कम से कम कर लें। हमारे पास इतनी डिग्रियाँ हैं कि इस जिले में फर्रुखाबाद में कोई डिग्री नहीं है। उदाहरण के लिए एक डीलिट उपाधि है फर्रुखाबाद में, ये उपाधि किसी के पास नहीं, अकेला मैं हूँ, आसपास जिलों में भी नहीं होगी। जनपद का स्थापना दिवस जो प्रशासन जिला मना रहा है, हम उससे सहमत नहीं है, नैतिक रूप से नहीं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से 1971 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में आया और मैं 20 साल रहा और उसमें 8 बार मैं जेल भी गया। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु स्वामी अच्युतानंद का जन्म फर्रुखाबाद हुआ था। अम्बेडकर जिन्हें गुरु करके प्रणाम करते थे, पत्र लिखते थे, उनका भी हमने पहली किताब लिखी, दलितों के मसीहा स्वामी अच्युतानंद। हमारी आर्थिक संकट जब से शुरू हुआ, जब वो योगी जी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने हमारी 50,000 रुपया महीने की एक पेंशन जो हमें अतिरिक्त मिलती, जो भारत के बहुत खास लोगों को मिलती थी, अमिताभ बच्चन, सुरेश रैना, ऐसे लोगों को वो हमें मिलती थी, उस पेंशन को बंद कर दिया। तथाकथित सवर्ण समाज के लोग उसको ये मानते हैं कि हमारे लिए घाटे का सौदा है, जबकि वो अपने को हिंदू कहते हैं। क्या हिंदू हैं? तो हिंदू के लिए अगर वो बना है तो 80% तो वहाँ पर ओबीसी, एससी जो है सब, ये सब हिंदू हैं। अगर उनको फायदा होगा तो सवर्ण समाज को भी फायदा होगा। और सर, इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार जो इतिहास, कई तरह के इतिहासकार होते हैं। एक इतिहास स्वयं बनते हैं, जो इतिहास बनाते हैं, एक इतिहास को लिखते हैं, उसको अगली पीढ़ी तक करते हैं, और एक इतिहास में जो मिसाल बन जाते हैं कि जो आगे आने वाली पीढ़ियों में स्वयं इतिहास बन जाते हैं। नमस्कार, आपकी होस्ट प्रियांशी राज स्वागत करती हूँ सिटी पत्रिका 24x7 डिजिटल के नए शो समाज के सितारे में। हम दिखाएंगे उन लोगों की कहानी जो समाज को नई दिशा दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य फर्रुखाबाद और उसके आसपास के ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराना है जो समाज को नई दिशा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं सिटी पत्रिका 24x7 डिजिटल का खास पॉडकास्ट, जिसका तीसरा एपिसोड है। हम मिलाएंगे उन हीरोज से जो बिना शोर मचाए समाज को नई दिशा दे रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम फर्रुखाबाद में इतिहास और विरासत के साथ लिया जाता है, जो न सिर्फ एक जाने माने इतिहासकार हैं, बल्कि फर्रुखाबाद की धरोहर को सहेजने वाले एक सच्चे प्रहरी भी हैं। पूर्व विधायक श्रीमती उर्मिला राजपूत जी के जीवन साथी और फर्रुखाबाद की जानी मानी शख्सियत, प्रख्यात इतिहासकार, शिक्षाविद और सामाजिक चिंतक डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत। सर, हमारे खास पॉडकास्ट समाज के सितारे में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपको बता दें कि हमारे आज के अतिथि सिर्फ इतिहासकार के अध्येता ही नहीं, बल्कि इतिहास को समाज को जोड़ने वाले विचारक भी हैं, जिन्होंने स्थानीय धरोहर, संस्कृति और चेतना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। डॉक्टर साहब, आप एक इतिहासकार हैं, हमारी ऑडियंस को बताएं कि आखिर इतिहासकार होता कौन है। अंग्रेजी में कहावत है, ए मैन दैट डज नॉट ऑनर्स हिज पास्ट हैज नो फ्यूचर।
एक व्यक्ति जो अपने बुजुर्गों या अपने बुजुर्गों की विरासत को याद नहीं रखता है, उसका भविष्य, उसका भी कोई उसे याद करने वाले नहीं होते हैं। इस दृष्टिकोण से इतिहास, हम उसे कहते हैं इतिहास कि जो हमारी विरासत है उसको संरक्षित करके हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम उन्हें सौंपें और वो उसे और अधिक समृद्धि के साथ अगली पीढ़ियों को सौंपते जाएं। उसे हम इतिहास कहते हैं। जो हमारे घटनाक्रम होते हैं उनकी हिफाजत करें। और सर, इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार, जो इतिहास, कई तरह के इतिहासकार होते हैं। एक इतिहास स्वयं बनते हैं, जो इतिहास बनाते हैं। एक इतिहास को लिखते हैं, उसको अगली पीढ़ी तक करते हैं। और एक इतिहास में जो मिसाल बन जाते हैं कि जो आगे आने वाली पीढ़ियों में स्वयं इतिहास बन जाते हैं। जी सर, आपका बचपन कैसा गुजरा? हमारा बचपन बहुत ही विषम और मुसीबत वाली, क्यों, मैं जब 3 साल का था हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया तब हमारी माताजी की मृत्यु हो गई। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे घर में कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं। हमारे 3 बड़े भाई भी थे कि हम मतलब हाई स्कूल कोई किया हो, लेकिन हमारी खुद की लगन थी। हमारी जो माताजी अपना वैधव्य जीवन अपना किसी तरह रोटी दाल चला रही थी, तो हमें लगा कि शिक्षा जो है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो त्रयी है कि शिक्षा ही हमारे जीवन का एक ऐसे ही जो हमारे भाग्य खोल सकती है और हमें पूरी दुनियादारी से अवगत करा सकती है। तो हमने अपना और इतना किया कि हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं कि इस जिले में फर्रुखाबाद में कोई डिग्री नहीं है। उदाहरण के लिए एक डीलिट उपाधि है फर्रुखाबाद में, ये उपाधि किसी के पास नहीं, अकेला मैं हूँ, आसपास जिलों में भी नहीं होगी। तो मैंने अपने शिक्षा का महत्व दिया, इसलिए मुझे जो है अपनी गंभीर और विषम परिस्थितियों में हमने ट्यूशनें पढ़ाई, तमाम बहुत परिश्रम किए, हर तरह के श्रम साध्य कार्य किए और किसी तरह में अपने जीवन को मैंने संघर्षों के बीच पहुंचाया है। जी सर, इतिहास के प्रति झुकाव आपका कैसे और कब उत्पन्न हुआ? ये हुआ कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में तमाम हिंदू मुसलमान से लेकर सभी धर्म, सभी जातियों ने सब एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इससे पहले भी तमाम हमारे देश में कुषाण, हूण और तमाम ऐसे लोग आते रहे कि जो मतलब आक्रमण करते रहे हमारे देश पर। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि हमारे यहाँ तस्कर लोग आते थे। और फर्रुखाबाद चूँकि नवाबों का शहर रहा है, यहाँ राजा महाराजाओं का भी इतिहास रहा है। यहाँ उत्खनन में, यहाँ कनिंगम, जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, भारत सरकार के बाद में महानिदेशक बने, उसमें डायरेक्टर थे और यहाँ जिलाधिकारी भी रहे। उन्होंने खोज कराई, उन्होंने संकिसा में उत्खनन कराया, उन्होंने सैफई में खोज कराई, उन्होंने अतनजी खेड़ा, बिलसड़ में। तो ऐसे ही मतलब देखा तो मुझे उससे लगन हुई। उनका मैंने पढ़ा कि ये उत्खनन होता है। फिर बाद में मैं खुद कंपिल वगैरह के जहाँ उत्खनन हुए हैं तो मैं खुद उसमें इटली की टीम आई 36 लोगों की, मैं भी उसमें सम्मिलित रहा। और हमारी जो यहाँ की निकली हुई मूर्तियाँ, तमाम सामग्री लोग, विदेशी लोग ले जाते थे और दूसरे देशों के संग्रहालयों में तो हमने कहा उस हिफाजत को हमारे देश में बनी रहे, हमारे जनपद में बनी रहे। तो हमारे पुरातत्व संग्रह की हमारी अभिरुचि बनी और विदेशी लोगों से मतलब बनाने के हम अपनी देश हमारा समृद्ध रहे। जी सर, जो जनपद फर्रुखाबाद को बसाने वाले नवाब मोहम्मद खां बंगस के बारे में आपकी क्या सोच है? नवाब मोहम्मद खां बंगस अफगानी नस्ल के पठान थे। सन 1665 में उनका जन्म हुआ था और उनके जो पिता था मोहम्मद ऐन खां बंगस और उनके 2 बेटे थे, हिम्मत खां बंगस और ये मोहम्मद खां बंगस। हिम्मत खां की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। तो मोहम्मद खां बंगस चूँकि बहुत मतलब लड़ाकू टाइप के थे, बहुत साहसी थे, हिम्मती थे, जो भी लड़ाइयाँ होती तो उसमें विजय प्राप्त करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने कुछ ऐसे ग्रुप बनाए कि जहाँ पर इनको भेजा जाता था। एक तरह ये कह सकते हैं कि जैसे किराए को लोग होते हैं कि जिम्मेदारी लेते कि हमने ठेका ले लिया, हम वहाँ पर पराजित करके, इसके बाद इनको पुरस्कार मिलते थे कि ज़मीनें मिल जाती थी। उसी दौर में फर्रुख सीर का दौर था और नवाब मोहम्मद खां बंगस ने ऐसी लड़ाइयाँ ली, फिर इन्हें तमाम इनामात मिले। तो ये है कि वो बहुत, उन्होंने फर्रुखाबाद 27 दिसंबर 1714 में बसाया। उससे कुछ समय पहले मोहम्मदाबाद, जिसका नाम कालका खेड़ा था, उसको बसाया। उसके बाद अपने बड़े बेटे के नाम पर कायम खां बंगस के नाम पर कायमगंज बसाया। और भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने इस देश के, इस जनपद के हिफाजत के लिए और जितना निर्माण कार्य है उसके लिए बहुत कुछ किया।
जनपद की स्थापना दिवस पर पूरे जिले में कार्यक्रम न होने का कारण क्या है? जनपद का स्थापना दिवस जो प्रशासन जिला मना रहा है, हम उससे सहमत नहीं हैं। 27 दिसंबर 1714 जितनी शासकीय किताबें हैं, पुराने जिलाधिकारी रहे हैं आज़ादी के पहले, इसके बाद में मिलिट्री के ऑफिसर्स रहे हैं, न्यायपालिका के अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने किताबें अपना इतिहास लिखा है। और एक किताब है फतेहनामा, फारसी में थी, काले डिप्टी कलेक्टर काले राय ने लिखी थी 1846 में, 1849 छपी। हमने उसका तर्जुमा करके भी छपाया है, वो किताब छप गई है। दृष्टि आप नवाबा ने बंगस, वो उसमें नीब थे डीएम, उन्होंने लिखी थी, हमने उसको भी हिंदी में छपा लिया है। हम जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी उर्दू अरबी फारसी जानती नहीं ज़्यादा है, तो हमने हिंदी में किताबें हम ला रहे हैं अनुवाद करके, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ें। तो वो जो है 27 दिसंबर तारीख है। अभी भारत सरकार ने एक मिलिट्री ने बहुत मोटी किताब छापी है, वो लंबी चौड़ी, उसमें भी 27, कोई भी किताब ऐसी नहीं जिसमें 27 दिसंबर न हो। अब ये सरकार के, वर्तमान सरकार के द्वारा नकारात्मक रूप से प्रोत्साहन करके कुछ नए इतिहासकारों ने उसका स्थापना दिवस की तारीखें बदल दी है। वो मानते हैं कि मुसलमानों से हमारा फरुखात का इतिहास शुरू नहीं होता है, वो अंग्रेज़ों से मानते हैं, जो अंग्रेज़ों के हस्तांतरण हमने किया तो उसको इतिहास मानते हैं। और वो मुसलमानों द्वारा जो स्थापना का कोई योगदान नहीं, इसलिए उनका स्थापना दिवस है। अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे यहाँ आक्रामक थे, हम जिनके खिलाफ लड़ाई लड़े, हम उनके द्वारा वाला उसे नहीं मान सकते हैं। सर, कहते हैं किसी भी कामयाब आदमी के पीछे उनकी एक जो वाइफ होती है या औरत का हाथ होता है, माँ बहन। तो आपकी कामयाबी के पीछे आपके परिवार और आपके जीवन साथी उर्मिला जी का कितना योगदान है? हमारे परिवार में जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं, छोटे बड़े से लेकर सबका योगदान रहा है, आज भी योगदान है। कोई हमें किसी तरह से मदद करता, कोई प्रेरणा देता है, कोई आर्थिक सहयोग से रूप में करता है, कभी हमारी ज़रूरत के मतलब काम आता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो गुपचुप रहते, कुछ नहीं, लेकिन उनकी मुख्य जो साधना है वो भी हमारे लिए काम आती है। तो पूरा, और मैं अकेला नहीं, जितने भी लोग होते हैं, मतलब सबका सामूहिक योगदान होता है। परिवार बनाने में कोई एक की नहीं, सभी लोगों की भूमिका होती है, कमोबेश हो सकती है। जी सर, आपको कौन सी राजनीतिक पार्टी में इंटरेस्ट है? मैं 1963 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो चुनाव लड़ रहे थे, तब मैं पोलिंग एजेंट था। 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तो कमालगंज विधानसभा कन्नौज में आती, उसमें मैं पोलिंग एजेंट था। तो उसमें मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी लोहिया वाली से डायरेक्ट राजनीति में जुड़ा। लोहिया के आंदोलन, उनके अंग्रेजी विरोधी आंदोलन उन्होंने किए, आबपासी का, सिंचाई का आंदोलन किए फर्रुखाबाद में की भूमि से, उसमें जुड़ा रहा। तो राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से 1971 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में आया और मैं 20 साल रहा, और उसमें 8 बार मैं जेल भी गया तमाम आंदोलन करते हुए। जब मैं राजकीय सेवा में गवर्नमेंट लेक्चरर रहा, प्रिंसिपल रहा, आरबी कॉलेज में मैं रहा, जब मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया 79 में आकर के, तब हमने राजनीति से मतलब कर दिया। और अभी मैं उस पार्टी को अच्छा समझता हूँ जो सभी धर्मों, सभी जातियों के योगदान को माने और सबके मिलकर जो करे, किसी एक धर्म विशेष, जात विशेष के मैं उससे पसंद नहीं करता। जी सर, आप बहुत सारी बुक्स भी लिखे हैं और लिखते भी हैं, और सर आप बाहर भी जाते रहते हैं, तो परिवार को कितना समय देते हैं और क्या पारिवारिक संबंध है आपके? हमारी लिखी हुई 66 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। उसमें हमारी दर्शन शास्त्र की 4 किताबें हैं, स्त्री विषयक हमारी 6-7 किताबें हैं, दलित समाज से जुड़ी हुई हमारी 7-8 किताबें, देश की आज़ादी के संग्राम से हमारी 10-12 किताबें हैं, और पर्सनालिटीज जैसे डॉक्टर अंबेडकर के गुरु स्वामी अछूतानंद का जन्म फर्रुखाबाद हुआ था। अंबेडकर जिन्हें गुरु करके प्रणाम करते थे, पत्र लिखते थे, उनका भी हमने पहली किताब लिखी, दलितों के मसीहा स्वामी अछूतानंद। ऐसे हमने तमाम विषयों पर किताब लिखी हैं। और इन किताबों के लिए अब बीच में जब हमने 2000 में प्रथम बार में जब इंग्लैंड गया था, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन में, इसके बाद हमारा विदेशों में जाना रहा, दलित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन और कई नस्लवादी सम्मेलनों में सम्मिलित हुआ, और वहाँ पर हमारी किताबें, अब हमने नई एक विधा हमारी यात्रा वृतांत की, इंग्लैंड वाली यात्रा। सन 2007 में काला पानी में गया था, पोर्ट ब्लेयर, मैंने किताब लिखी थी अंडमान निकोबार की कहानी, लाल खून काला पानी।
तब से लेकर मैं जितने देशों में जाता हूँ वहाँ 10-15 दिन रुकता हूँ, वहाँ पर यात्रा विधान किताब लिख देता हूँ और अगले देश उसका विमोचन होता है। और हमारे परिवार में जो आता है समस्या जहाँ तक है, हमारे परिवार की चूँकि हम पैसा बहुत खर्च होता है, यात्रा करते हैं, किताबें लिखते हैं, छपाते हैं, उसमें लाखों रुपया खर्च होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि परिवार पर बोझा न बने। हमें पेंशन मिलती जितनी है उस पेंशन को हम किताबों के छपाने में और संग्रहालय की सामग्री क्रय करने में लगाते हैं। हमारी आर्थिक संकट जब से शुरू हुआ, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने हमारी 50,000 रुपया महीने की एक पेंशन जो हमें अतिरिक्त मिलती, जो भारत के बहुत खास लोगों को मिलती थी, अमिताभ बच्चन, सुरेश रैना, ऐसे लोगों को वो हमें मिलती थी, उस पेंशन को बंद कर दिया। उससे हमें मतलब 50,000 रुपये महीने का नुकसान होने लगा, तो आर्थिक संकट हुआ। लेकिन हमारे परिवार के लोग कोई व्यवधान नहीं बनते हैं, यथासंभव कोशिश करते हैं हमारे अभियान को चलाने में। सर, आपका एक निजी संग्रहालय है, उसके बारे में आप बताइए। निजी संग्रहालय 50 वर्ष से अधिक हो गए हम कलेक्शन कर रहे हैं। उसमें ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं कि जो भारत के किसी म्यूजियम में नहीं होंगी, और उसके बारे में हम, क्योंकि हजारों लाखों चीज़ें हैं, हम उनको, अभी भारत सरकार के अधिकारी आए थे, डॉक्टर संजय गर्ग डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम मजूमदार, महानिदेशक का पत्र लेकर उन्होंने कहा कि आपके पास दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं। हमने उन ऐसे हजारों पांडुलिपियों को राजा महाराजाओं के लिखे, जो शासकीय आदेश सोने से लिखे हुए, उन ऐसी तमाम चीज़ों को हमने भारत सरकार को दान दिया। फिर भारत सरकार ने 17 दिसंबर 2025 को मुझे लखनऊ दिल्ली बुलाया था, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, और बहुत सम्मान थे। सभी अधिकारी जितने थे दिल्ली में, हमारे परिवार के सब लोग गए थे, उन्हें बहुत सा सम्मान ठहराया गया, बहुत सम्मान किया था। तो हमने भारत सरकार को वो दान किया है, किताबों, पुस्तकों, मानचित्रों सहित। दूसरा जो हमारे संग्रहालय है, इसमें अरबों रुपए के, भारत सरकार के महानिदेशक आए थे तिवारी, जो उन्होंने कहा ये 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी, 500 करोड़ रुपए की, ये प्रॉपर्टी उन सरकार को दान निःशुल्क करना चाहते हैं। उसमें एक शर्त है कि उसका नाम है डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत गवर्नमेंट म्यूजियम रख दिया जाए, और वो म्यूजियम यहाँ बन के तैयार, यहाँ पर अदौली गाँव है तियापुर के पास, वहाँ 3 मंजिला बना हुआ है। हम उसे दान करने के लिए इच्छुक हैं, उसका केवल नाम हमारे नाम रखा जाए, इस शर्त के साथ। सर, यहाँ पे फरकाबाद महोत्सव लगता था, तो उसका क्या हुआ और वो अचानक बंद क्यों हो गया, इसके क्या कारण है? 1997 से महोत्सव मैंने शुरू किया था। जिलाधिकारी बीके सिंह जी ने उसका अपने आवास पर उसका लोगो का विमोचन किया था। यहाँ आकर पटेल पार्क में उन्होंने गजेटियर से पढ़ के सुनाया था कि इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1714 को हुई थी। उन्होंने उसके खिलाफ हमारे कुछ यहाँ पर आरएसएस या कुछ वैसे कट्टर हिंदू भाई लोगों ने हमारे खिलाफ जुलूस निकाला, हमारे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए कि ये मतलब नवाब बंगास और मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये मतलब जो है फरुखाबाद महोत्सव मुसलमानों, जबकि महोत्सव से मुसलमानों हिंदू से कोई मतलब नहीं रहा, वो सर्व समाज का, सर्व जातियों का था। और अगर आप लोगों ने किसी ने देखा हो तो हमारे मंच पर हर धर्म हर जात के बैठते थे। हम अपने परिवार के लोगों को किसी को नहीं बैठाते थे, हम कोशिश करते थे हम भी न बैठे मंच पर। कभी कोई हमसे अनुरोध करके कि आप एक साथ एक फ़ोटो खिंचानी है, तो हम बैठ जाते थे 2-4 मिनट के लिए। हमने कभी उसमें सब राजनीतिक दलों के लोग आते थे, सभी जाति धर्मों के आते थे, विदेशों के भी उसमें कई बार आए प्रतिनिधि, उसमें गवर्नर आए, मुख्यमंत्री आए, मिनिस्टर तो रोजाना ही आते थे एक आध। और कोई भी सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की, बसपा की, सपा की या कांग्रेस की, दिल्ली में हर मिनिस्टर हमारे आते रहे। और लेकिन अभी जो पिछले 2 साल पहले कोरोना के मारे महोत्सव नहीं हो पाया, तो राजकीय स्तर से 20,000 रुपया हर जिले को दिया गया था। तो 20 लाख रुपए मिले फरुखाबाद को भी। तो उनके जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में वो क्रिश्चियन कॉलेज में मनाया गया था महोत्सव। उसमें मुझे दावतनामा आया था, मैं भी गया था और वो अपना अटेंड करके चला आया। मुझे बोलने का भी अवसर नहीं दिया गया। और तो इस तरह से मैं अपने निजी और अपने कुछ हमारे लिमिटेड सहयोगी थे, उनकी मदद से मैं चलाता था। और मैं कभी गवर्नमेंट ने मुझे पैसा नहीं दिया। 23 साल मैंने महोत्सव मनाया। इसके बाद शासन ने, जिला प्रशासन ने एक बार मनाया, जबकि इन्हें 20 लाख मिला था। तो अभी परिस्थितियाँ आ रही, जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा राजपूत साहब विचार करेंगे। उनका रुख में दिखाई नहीं दिया पॉजिटिव, तो हमने मनाना बंद कर दिया।
सर, आपने किन किन विषयों पर विशेष शोध किए हैं? हमारा दलित साहित्य पर विशेष शोध है, नारी साहित्य, दलित साहित्य और फिलॉसफी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर महर्षि कपिल की जन्मभूमि कहलाती है पांचाल, और महर्षि कपिल अनीश्वरवादी अनात्मवादी दर्शन थे, जो ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा इनको नहीं मानते। तो वो हमारा यहाँ पर जो सांख्य दर्शन है, 6 दर्शन है, उनमें सांख्य दर्शन यहाँ भारत का है। इसी तरह से फर्रुखाबाद में बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो उनके हम कोशिश करते शोध। फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए उनको लोग याद करने वाले नहीं, ऐसे भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों को हम स्मरण करते हैं। हम ऐसी हर चीज़ को जाकर गांव-गांव जाकर के जो ऐसे नष्ट हो रहे हैं, जो स्मृति वाले हैं, जिन्हें आगे पीढ़ी के लिए होना चाहिए और वो खत्म हो रहे, तो मैं ऐसी चीज़ों पर खोज करता हूँ कि जो डिप्रेस्ड क्लास मतलब बहुत शोषित पीड़ित लोगों के हैं, हैव नॉट के, उन पर मैं शोध करता हूँ। सर, आपको लगता है आज जो इतिहास को किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है? आज इतिहास को बदलाव की बात दोनों तरह से हो रही है, एक दक्षिणपंथ एक वामपंथ। जो दक्षिणपंथ जिसकी वर्तमान सरकार है वो कहती कि हमारा पुराना इतिहास तोड़ मोड़ करके पेश किया गया है, हम उसे नए तरह से लेखन करेंगे। पुराने लोग ये शिकायत है कि हमारा जो भारत की सांप्रदायिक सद्भाव जो संविधान के अनुसार चलता था, उस इतिहास को ये लोग तोड़ फोड़ करके मतलब कट्टर एक धर्म विशेष के लिए बना रहे हैं। तो इस तरह के 2 तरह के इतिहासकार हैं, तो अलग अलग उनके विचार हैं। जी, आप फर्रुखाबाद के इतिहास को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या बात इसे खास बनाती है? हमारा ये गौरवशाली इतिहास रहा है फर्रुखाबाद, चूँकि ये डायरेक्ट रूट पर न होने के कारण, मतलब यहाँ से बम्बई दिल्ली कलकत्ता रूट न होने, इसकी उपेक्षा हुई। यहाँ के जो महत्वपूर्ण चीज़ों को उजागर नहीं किया, जैसे तमाम इंडिया के नवाबों को आर्टिकल अखबारों में आते रहते हैं। यहाँ के नवाब जो शहीद हुए, फांसी में लटकाए गए, उनका कभी किसी का अखबार में नहीं आया आर्टिकल। इस तरह से ये है यहाँ के इतिहास के प्रति उपेक्षा। ऐसे देश की आज़ादी के जो गुमनाम शहीद हैं उनको कभी स्मरण नहीं किया गया। तो ऐसे जब सुभाष चंद्र बोस 1940 में पटेल पार्क में भाषण दिए थे, तो यहाँ के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पालिका के थे, तो कैप्टन लक्ष्मण सुर मिश्रा, वो अपनी नौकरी इस्तीफा दे करके उनके साथ बर्मा और रंगून चले गए थे, और वहाँ जाकर के उन्होंने वहाँ पर शहीद हुए जाकर। मैं जब बर्मा गया तो मैंने वहाँ उनको स्मरण किया जाकर के। तो ऐसी चीज़ों की यहाँ पर उपेक्षा हुई है। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों को, व्यक्तित्वों को लाए। फर्रुखाबाद की ऐसी कौन सी धरोहर है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा गर्व है? हम स्वतंत्रता सेनानी जहाँ पर फांसी दी गई और शहीद हुए हैं, हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों को मानते हैं। ऐसे कुछ अवशेष हैं जिनको सरकार को चाहिए, जिला प्रशासन को संरक्षित करनी चाहिए। उसमें हमारा लिंजीगंज का उधर वाला गेट है, उत्तरी दिशा वाला, हमारा जिला स्कूल का जो यहाँ पर पीपल पेड़ फांसी दी गई थी वो स्थल है, नवाब इकबाल बंदका को। ऐसे जो आज़ादी के शहीदों वाले जो हैं उनको स्मारक को हम ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और उससे जुड़ी हुई इमारतों जैसे टाउन हॉल है, सेंटर जेल है, जिला स्कूल है, इस तरह की और चीज़ें। आपकी नज़र में फर्रुखाबाद को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कैसे मिल सकती है? राष्ट्रीय स्तर पहचान तो यहाँ पर जो लेखकी वृत्ति के लोग हैं, जो लिखने वाले हैं, वो अपनी अपनी दृष्टिकोण से यहाँ की विरासत के बारे में, यहाँ के पुरातन इतिहास के बारे में लिखें और उस लेखन का प्रकाशन हो समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, पुस्तकों में, तो तभी पहचान मिल सकती। अब उसका अगला माध्यम सोशल मीडिया हो सकता है कि सोशल मीडिया इतना प्रचार का केंद्र बन गया है कि जो हमारा उससे भी आगे बढ़ गया है, तो इस माध्यम से भी हमारी इसका मतलब महत्व हो सकता है फर्रुखाबाद। आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? समाज की है कि जो नौजवान पीढ़ी है, पहले की हम लोगों की पीढ़ी की तुलना में बहुत होशियार है, दिमागी रूप से बहुत तेज है, लेकिन वो परिश्रम कम करके शॉर्टकट रास्ते से अधिक अर्जन करना चाहती है। और हम लोग तो ये था कि बहुत परिश्रम करके फल की कामना कम करते थे, अब लोग मतलब ज़्यादा चाहते हैं, अपेक्षाएं ज़्यादा लोगों को हो गई हैं। तो नौजवान पीढ़ी को चाहिए कि अपना जो परिश्रम, मेहनत, संघर्ष की परंपरा को जारी रखें और उनमें बुद्धिमत्ता की
हम लोगों से भी ज़्यादा वो आगे हैं, उसको बनाए रखें। आज के युवाओं को इतिहास से क्या सीखना चाहिए? क्या आज हम अपनी इतिहास से दूर जा रहे हैं? नहीं, बहुत से लोग सीख भी रहे हैं। हमारा जो छात्र हैं इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। और बहुत से लोग हैं दूर, कुछ ऐसी बुराइयां आ गई हैं सामाजिक कि हमें जो मतलब पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हो रहा है, हमारे यहाँ नशाबंदी जो है उसका मतलब प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और तो ऐसी चीज़ें जो बुराइयां हैं उससे युवकों का भी असर पड़ता है। और उसमें केवल युवकों का दोष नहीं है, हमारे जो शराब के ठेके हैं उनकी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो मतलब नहीं खुले, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो नकारात्मक वाली है उनसे युवाओं को बढ़ाना चाहिए और इसका मतलब सरकार को ऐसी कोशिश करनी चाहिए। विद्यालय बंद हो रहे हैं, शराब खाने जाना खुल रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं, उन पर रोक होनी चाहिए। आपके जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा रहा है? अब कठिन समय तो हमारा बचपन ही रहा है, बचपन, युवावस्था, किशोरावस्था, जब हमें बहुत जीवन में संघर्ष करने पड़े और मतलब हैंड टू माउथ की स्थिति में होते हुए भी रोटी दाल की समस्या रही, रोजी रोटी की समस्या रही, वही कठिन दौर रहा है। अब ये है कि चूंकि मैं सेवानिवृत्त हूँ, 2 टाइम मुझे खाना सुकून से मिल जाता है, परिवार है, तो उतना तनाव भी नहीं रहता है। ऐसी कोई घटना आपके जीवन की जो आपको अंदर से बदल दिया हो? तो ऐसी तो हम तो पूरी जिंदगी संघर्ष वाला रहा है, ऐसी कोई हमें विशेष नहीं कि हमने कोई मतलब कोई हमें आकस्मिक बदलाव अचानक हुआ हो, ऐसी हमारे नहीं कोई घटना नहीं। जी, जब समाज से सराहना मिलती है तो आपको कैसा महसूस होता है? अब अंदर से तो हमें बहुत, क्यों प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, तो मैं भी खुश होता हूँ। हमें रोजाना आयोजन करके कोई मुख्य अतिथि बनाता है, कोई अध्यक्ष कराता है, कोई किसी अति विशिष्ट बनाता है, तमाम तरह सम्मानित करते हैं, तो हर आदमी को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है और मुझे भी उसी तरह से लगती है। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि उस प्रशंसा का दायरा आदमी जिसको भी मिले उसको अहम ना हो जाए, ये मतलब रहना चाहिए। और अपनी संकटकालीन संघर्ष की स्थितियों को भी ध्यान रखना चाहिए। और इस बात को भी हमेशा सजग मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब इन चीज़ों को मतलब आगे भी बढ़ाऊँ। और मतलब ये कोशिश करता हूँ कि कोई गरीब आदमी, अमीर आदमी, शहरी आदमी, देहाती आदमी, अशिक्षित, अशिक्षित, हर तरह का आदमी है, अगर वो संघर्ष करे तो उसे बहुत अच्छी संभावनाएं मिल सकती है। मैं कभी की उदाहरण 2 पंक्तियां देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। एक टहरी किसी न पतवार बन सकती है और एक चिंगारी किसी न अंगार बन सकती है, जो रौंदी गई सदा बेकार समझकर वो मिट्टी किसी न मीनार बन सकती है। वो मिट्टी किसी कि कोई भी आदमी है कभी मीनार बन सकता है, जो जिसे कुचला गया, दबाया गया। तो मैं इस चीज़ को कभी सुना भी देता हूँ और मैं अपने जीवन में भी मुझे इस देखने पड़ा है। यूजीसी आप किस रूप में देखते हैं? यूजीसी आज बहुत चर्चित रूप में यूजीसी का जो आ रहा है, यूजीसी में जो प्रावधान है वो प्रावधान उससे न तो कोई धर्म का लेना देना है, न जात के लेना देना, लेकिन तथाकथित सवर्ण समाज के लोग उसको ये मानते हैं कि हमारे लिए घाटे का सौदा है। जबकि वो अपने को हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू के लिए अगर वो बना है तो 80% तो वहाँ पर ओबीसी, एससी जो है सब, ये सब हिंदू हैं। अगर उनको फायदा होगा तो सवर्ण समाज को भी फायदा होगा। तो वो उसमें उन्हें सोचना चाहिए कि हिंदुओं को फायदा हो रहा है, ये मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा है, ईसाइयों को फायदा नहीं हो रहा, और लोगों को नहीं फायदा हो रहा, तो ये उसका क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि उसमें कोई ऐसा प्रावधान, दूसरा उसमें एक आध प्रावधान ऐसे हैं कि जिन्हें विचारणी मतलब होना चाहिए, जो उसमें मतलब जनता ने संघर्ष करके ऐसा जो अपने स्तर बनाया यूजीसी का जो प्राप्त हुआ है, इसे लोग अपना ये न माने कि हमारे पास से जा रहा है। हमारे पास किसी बात जा तो नहीं रहा। हमारे जो अभी जो लोगों ने नहीं मांगा था, सरकार ने दिया था 10% जो आरक्षण दिया था, और उस 10% आरक्षण जो है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर, उसमें शेड्यूल कास्ट भी होते हैं, बैकवर्ड भी होते हैं, सवर्ण भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, हिंदू होते हैं, तब विरोध नहीं किया, उन्होंने 10% स्वीकार कर लिया। और उसमें कुछ जातियों को, 2-1 जातियों को फायदा हो रहा, तब उन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं, ये सभी कमजोर वर्गों को फायदा होना चाहिए। तो ऐसे यूजीसी के में कुछ प्रावधान ऐसे हैं
कि जो अभी सोच विचार नहीं उनमें संशोधन करने की गुंजाइश है। जी सर, आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है, तो आप किन किन देशों की यात्रा कर चुके हैं? मैं लगभग 14 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। प्रथम यात्रा हमारी इंग्लैंड से शुरू होकर के फिर ग्रीस, यूनान, जो प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात के स्थान रहे हैं, सोवियत रूस जो 1917 की विश्व की पहली क्रांति का जो अगुआ रहा है, वहाँ जाने मिला है। म्यांमार है, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भूटान और ऐसे तमाम देशों में जाने का मौका मिला है। और वहाँ पर हमें वहीं देश के सर्वोच्च लोगों का, जैसे मैं लंका गया तो वहाँ की प्रथम राष्ट्रपति महिला विश्व की कहलाती भंडार नायके, वो सम्मान मिला। इस तरह जब मैं भूटान गया कि वहाँ के बुद्ध जो माने जाते हैं, द्वितीय बुद्ध जिन्हें कहते हैं, तो उनके नाम पर सम्मान मिला। तो हमें जिस देश में जाते हैं कि वहाँ कहीं लियो टॉलस्टॉय सम्मान मिला है, कहीं गौतम बुद्ध सम्मान मिला है, तो ऐसे देशों ने हमें मतलब सम्मान दिए हैं। मैं अभिभूत होता हूँ। और भारत सरकार ने भी हमें नकद पुरस्कार है 11 लाख का, 4 लाख का, 2 लाख ऐसे नकद पुरस्कारों सहित हमें सैकड़ों पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। और मैं सब जनता को समर्पित करता हूँ कि आप सब लोगों की सहानुभूति, सद्भावनाएं हैं हमारे जनपद वासियों की, कि जो हमें ये उपलब्धि होती है। आपने कई देशों की यात्रा की है, तो भारत और विदेशों में क्या अंतर दिखा है आपको? अब अगर हम अपने देश की आलोचना करें तो होगा कि आप राष्ट्रीय है। मैं स्वच्छता के दृष्टिकोण में भारत सबसे नीचे है। मैं जिस देश में जाता हूँ वहाँ कहीं कूड़े का ढेर, कागज का टुकड़ा, कहीं वहाँ पर कहीं कोई गंदगी नाम का निशान ही नहीं मिलता है। ये लगता है बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ कोई चीज़ नहीं। और भारत में होते हर कदम कदम पे यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे होंगे, गंदगी मिलेगी। और मतलब ये तो हमें दुनिया के हर देश में जहाँ गया यहाँ सफाई सबसे ज़्यादा मिलती। ये विश्व गुरु कहने वाले जो हैं यहाँ के भारत के लोग हैं, वहाँ यात्रा करने जाते हैं, यही देख के कम से कम कर लें। दूसरा हमारे देश में ये है कि बेरोजगारी की समस्या ये आज अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस की भी बन गई है। तो बेरोजगारी की समस्या एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है कि जो हमारे भारत में भी है। यहाँ का बस सबसे मुख्य अंतर है, वहाँ के अंतर में मैं चाइना को उदाहरण देना चाहता हूँ। चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ यहाँ के लोगों को काम नहीं है। और वहाँ के लोग बिना काम किए उनको खाना नहीं मिलता है। उनसे शाम को रिपोर्ट ली जाएगी, आज आपने क्या काम किया। अगर काम की रिपोर्ट देंगे तभी आपको भोजन दिया जाएगा। यहाँ पर हजारों आदमी नशे में पड़ा हुआ, सड़कों पर लेटा हुआ, कहीं अपने घर भी नहीं पहुँच पाता। यहाँ कहीं कोई ऐसा जो इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, जैसे नौबोगी कहते हैं, कहीं कुछ मतलब ऐसे खेलते हैं, ताश खेल रहे हैं, जो अपना समय इसमें व्यतीत करते हैं, जिसमें उत्पादक कार्य कुछ नहीं होता, कोई पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों को हैंड्स को काम नहीं है, और इसीलिए हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का और ऋण व्यवस्था इन सबके मतलब कमजोरी है ये। एक लास्ट सवाल, फिर हम रैपिड फायर की ओर बढ़ेंगे। अमेरिका और ईरान युद्ध को आप किस ओर जाते देख रहे हैं? ये अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी मतलब ऐसी आदत है जिससे उनके मित्र देश भी दुखी हैं, और वहाँ उनके यहाँ खुद इतने आंदोलन हो रहे हैं उनके खिलाफ। ट्रंप और ये साम्राज्यवादी उनकी नीति है, वो उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। नोबेल पुरस्कार उसको दिया था जो शांति का समर्थक होता है, जो शांति के को भंग करके दुनिया को हथियार सप्लाई करते हैं, जो युद्ध में विभीषिका में झोंकते हैं, जो युद्ध के जनक माने जाते हैं। जहाँ जहाँ युद्ध होते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव होता है। तो ऐसे आदमी को नोबेल प्राइज तो दिया नहीं जा सकता है। वो इसी से दुखी होकर के अब कहीं वो कनाडा को दोषारोपित कर रहे हैं, कहीं ग्रीनलैंड पे हमला करने की बात कर रहे हैं, कहीं मतलब और तमाम ऐसे देश हैं, अभी वो राष्ट्रपति तक को अपने मतलब अपहरण कर लेते हैं। तो ऐसे आदमी के पागलपन की हद तक जाना, ये साम्राज्यवाद की ओर उनका बड़ा बढ़ता हुआ कदम है। और ईरान जो है वो साम्राज्यवाद की तरफ तो रहा नहीं, ईरान है अपने उस कंट्री रहा है। अरब, इजराइल तमाम ऐसे समस्याएं आती नहीं निबटती, तमाम नाटो देश हैं, यूनेस्को से नाता ट्रंप ने तोड़ लिया, उसकी जितनी संस्थाएं हैं सबसे अपने को अलग कर लिया। भाई इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था,
जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके यूनेस्को से जुड़ी हुई, और उससे आप अलग हो हट जाएंगे, फिर आप एक नई संस्था बना रहे हैं, उसमें भी भारत ने मना किया। अच्छी बात है, भारत नहीं जुड़ा, उनके दोस्त फ्रांस वगैरह वो भी नहीं जुड़े हैं। तो ये जो है साम्राज्यवादी साजिश है। वो चाहते हैं कि हमारा एक छत्र राज्य हो दुनिया में, और हम अमेरिका उसको अगुआ मानते हैं, इसलिए हमारा सपोर्ट नहीं रहता है। ईरान देश में ऐसी कोई बात नहीं, ईरान में तमाम उतार चढ़ाव आते रहे हैं। आज जिनका ज़माना से पहले आयतुल्लाह खोमेनी से लेकर के तमाम बदलाव मैंने देखे हैं। महिलाओं के एक ऐसा दौर आया जो बहुत प्रगतिशील महिलाएं थीं, फिर सांप्रदायिक कट्टर हिंदूवाद की तरफ भी रहा है। तो अमेरिका और ईरान में बहुत फर्क है। अमेरिका साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का एक मुख्य मतलब केंद्र माना जाता है। जी सर, अब हम रैपिड फायर शुरू करते हैं, जिसमें आपको एक लाइन में आंसर देना होगा। फरकावाद को बदलने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? यहाँ के जनता की मानसिकता का बदलाव होना जरूरी है, और इसे अपने ईगो से जोड़े कि हमारा ये फरकावाद है, सभी लोगों का फरकावाद है। इतिहास या वर्तमान क्या जरूरी है? दोनों ही जरूरी है। इतिहास के आधार पर हमारा वर्तमान बने और आगे हमारा भविष्य बनेगा। किताब या मोबाइल? दोनों की आवश्यकता है। पुराने किताब के बिना हम लोगों का काम चलता नहीं है, और मोबाइल आज की जरूरत या बेजरूरत की चीज आवश्यकता बन गई है जीवन की। विरासत या विकास? विरासत अगर हमारी अच्छी है तो हमारा विकास के लिए हम संभावनाएं हमारी अच्छी होंगी, और हम इससे अपेक्षा रखते हैं। जी, एक लाइन में आप खुद को कैसे बताएंगे? खुद को कैसे बताएंगे? अच्छा, मैं एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करता हूँ। मैं न कोई बहुत नेता हूँ, न मैं हमसे बड़े बड़े इतिहासकार लेखक हैं। मैं एक साधारण नागरिक हूँ, और कोशिश करता हूँ मैं आदर्श नागरिक अपने को पेश कर सकूँ। कलम या मंच, आप किसे चुनेंगे? कलम प्राथमिकता। सच्चा इतिहास या दिखावटी गौरव? इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल मैं अपने का स्वयं हूँ। समाज का सितारा किसे कहेंगे? समाज सितारा जो अगुवाकारी भूमिका निभाते हैं, जो ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं, वो समय समय पर होते रहते हैं, वही हमारे रोल मॉडल होते हैं, वही मतलब आदर्श होते हैं। जी, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक लाइन? पीढ़ी ये है कि अपेक्षाएं कम करके और संघर्ष, स्ट्रगल इज लाइफ, नो रिस्क नो गेन, और अगर इन पर अमल करें तो ये हमारे सूत्रवाक हैं, ये भविष्य के लिए उसके लिए लाभकारी हो सकते हैं। और परिश्रम ही प्रतिफल, परिश्रम का प्रतिफल जरूर मेहनत का मतलब मिलता है। फरकावाद को एक वाक्य में कैसे बयां करेंगे आप? फर्रुखाबाद का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन इसे मतलब और ज़्यादा इसकी विरासत को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जी, अब हमारे कुछ विशेष सवाल हैं आपसे कि कैमरे के सामने अपने बारे में कोई एक ऐसी सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा तो सब इतिहास खुला हुआ है, कोई ऐसी कोई चीज़ विशेष है नहीं। बस इतना है कि हमें लोग मतलब ये नहीं जानते, मैं बहुत ही आर्थिक विपन्नताओं से मतलब जूझता रहा हूँ, ये लोग कम जानते हैं। तो वास्तव में ये है कि हमने जितनी हम बताते हैं उससे भी ज़्यादा गरीबी झेली है, लेकिन उतना बता नहीं पाते हैं, और आज भी नहीं बताने की स्थिति में है। फरकावाद के युवाओं को अपना एक संदेश यही है कि वो परिश्रमी बने, संघर्ष की मतलब क्षमता रखें, और उत्साहित हो, कभी हतोत्साहित न हो, जीवन में निराशा न हो। अगर वो परिश्रम करेंगे तो देर बेर उन्हें प्रतिफल जरूर मिलेगा। विलम्ब हो सकता है, और नौजवान पीढ़ी है जो आज की है, उसे सकारात्मक अपने प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। और युवाओं को इतिहास से क्या सीखना चाहिए? इतिहास की विरासत जो है नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरह रही है। पढ़ना उसे दोनों तरह की चाहिए, लेकिन सकारात्मक उसकी अभिव्यक्ति सकारात्मक सोच होनी चाहिए। समाज के लिए कुछ नया करने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? समाज के लिए तमाम चीज़ें मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमने संग्रहालय की स्थापना की, हमने विदेश यात्राएं की, हमने लेखन कार्य किया, महोत्सव किया, ये सब नई चीज़ें की। न कोई महोत्सव पहले करता था, न संग्रहालय स्थापना थी, इतनी किताबें जिला में किसी ने नहीं लिखी, इतने देशों की किसी साहित्यकार ने यात्राएं नहीं की। तो ये जैसे मैंने नया करता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसी संभावनाएं हैं
कि कोई न कोई अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नया करने का रास्ता मिल जाएगा। जी बिल्कुल। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे कर्मों में भी होना चाहिए। अगर हम आज सही काम करेंगे तो कल का इतिहास खुद ब खुद उज्जवल होगा। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियांशी राज। आप देख रहे थे समाज के सितारे। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, एक नई कहानी और एक समाज की नई रोशनी देने वाले एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।